नमस्कार। विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की आवाज़ ब्रह्मनाद में आप सभी दर्शक मित्रों का हृदय से स्वागत है एवं आप सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, ब्रह्मनाद में हम वर्तमान स्थिति का भी विश्लेषण करते रहते हैं। इस लिहाज से हम देखें तो पिछला सप्ताह बहुत ही अस्त व्यस्त रहा। कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं हम सभी ने देखी। यहाँ हम उसका उल्लेख इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ब्रह्म जागरण का जो अभियान है, उससे ये सारी चीज़ें निस्बत रखती है। अगर सामाजिक माहौल ठीक रहेगा, शांति रहेगी, व्यवस्थाएं और सरकार ठीक तरह से चलती रहेगी, तो विप्र वर्ग जो जागकर जो नई एक ज्ञान क्रांति करना चाहते हैं, वो ज्ञान क्रांति का लक्ष्य हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी के अमृत उत्सव में हम शामिल हैं। अभी आने वाले सालों में आज़ादी की शताब्दी भी आएगी और शताब्दी तक हमारा आंदोलन इतना व्यापक हो जाना चाहिए और जैसे घर घर तिरंगा, वैसे हर विप्र के घर में एक ज्ञान का दीपक, एक जागरण का दीपक, जिसको शताब्दी भारत की ब्रह्म संस्कृति अभियान में एक जागरण काल के हैसियत से उल्लेख करें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ब्रह्म नाद का जो लक्ष्य है, ये वही है। दुर्घटनाओं और घटनाओं के बारे में हमने बातचीत की, तो सबसे बड़ी उपलब्धि पिछले सप्ताह में ये रही कि अल-कायदा का आतंकी सरदार जवाहिरी मारा गया और ये शांति प्रिय लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर। दूर से बैठा बैठा हुआ भी अल-कायदा हमारे देश में आतंकवादियों के द्वारा दखल कर रहा है, ये बात तो अब जग जाहिर हो गई है, अब किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे नुपुर शर्मा जी का केस हो, चाहे कर्नाटक का हिजाब विवाद हो, हर जगह अल-कायदा ने कोशिश की अपने यहाँ जो साथी उन्होंने पाले हैं उनके द्वारा कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए और भारत में जो शांति है और कौमी इखलास है, उसको भी डिस्टर्ब किया जाए। दोस्तों, ये आतंकवादी ऐसी कार्रवाई करे, इसमें ब्रह्मनाद को कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है। वो तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने जो लक्ष्य है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अलबत्ता हमें जागरूक रहना है और खबरदार रहना है, क्योंकि 5000 साल के बाद हमारा एक लोकतंत्र का उदय हुआ है और ये लोकतंत्र दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सूर्य का काम कर रहा है। दोस्तों, संसद में भी हमने देखा
कि बहुत हंगामा हमेशा की तरह होता रहता है। संसद में हमें बोलने नहीं देते, ऐसे विपक्ष की बात है। और जब किसी बात पर चर्चा होती है तो हंगामा है क्यों बरपा, ये हम समझ नहीं पाते। जब से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आप देख जाइए, संसद के कोई भी सत्र में अगर हो हल्ला नहीं हुआ हो तो हमें आश्चर्य होता है। और चर्चा नहीं करके ये हो हल्ला करने वाले सरकार पर ये आक्षेप करते हैं कि सारी संस्थाएं, जैसे हिटलर ने काम किया था ऐसी इस सरकार ने किया है, और सारी संस्थाओं पर सरकार का काबू है। एक तरह से देखें तो सारी संस्थाओं पर सरकार का काबू होता ही है, इसे ही सरकार कहते हैं ना। लेकिन उन्होंने इस अर्थ में लिया कि सरकार हर संस्था को प्रेरित करती है कि विपक्ष में आप ऐसी ऐसी शख्सियतों पर कोई इंक्वायरी करें, ऐसी कोशिश करें कि उनको कहाँ फंसाया जाए। वास्तव में ऐसा लगता नहीं है। भारत की जनता लंबे अरसे से परिवारवादी और कुटुंबवादी राजकीय शक्तियों से जूझ रही है। मोदी जी का आगमन उसमें एक आशा की नई किरण पैदा करता है, और इसीलिए मोदी जी जब परिवारवाद और कुटुंबवाद पर प्रहार करते हैं तो जनता खुश होती है। जनता चाहती है कि इसमें से हमें छुटकारा मिले। दोस्तों, इस बात का उल्लेख हम इसलिए करते हैं कि हमारे लोकतंत्र में जो आज राजकीय और सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो भी हमें कहती है कि गंभीरतापूर्वक हम अपना काम शुरू करें और ब्रह्मनाथ को आगे ले जाकर ब्रह्म जागरण का एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे भारत की भी रक्षा हो सके, हमारे संस्कारों की भी रक्षा हो सके और हमारी संस्कृति को भी हम रक्षित कर सकें। एजीएल का हम देखें तो एजीएल एक ऐसी प्रकाशन संस्था थी जो आज़ादी के काल में जिसकी ज़रूरत थी, तो महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी स्थापना की थी। एजीएल में सिर्फ नेशनल हेरल्ड ही नहीं छपता था, महात्मा गांधी जी का पत्र हरिजन और नवजीवन भी प्रकाशित होता था। उर्दू में एक अखबार निकलता था, कौमी आवाज़, वो भी वहाँ से प्रकाशित होता था। हम ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आज़ादी के बाद तो प्रकाशन बहुत आए, बहुत खिले, और प्रकाशन उद्योग इतना बढ़ा कि जिसकी सीमा न रही। तो फिर ये एजीएल को अपने प्रकाशन क्यों बंद करने पड़े, प्रश्न ये है। और हर बड़े शहर में सरकार की ओर से उसको दी गई ज़मीन पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्यों हुई? सब दुकानें बन गई, रेंट पर दिए गए और करोड़ों रुपए की उनकी इनकम हुई। अब अगर वो सब पैसों का किसी अच्छे काम में उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, तो उसको जाहिर करना चाहिए कि हम इस पैसे को अच्छे कामों में लगा रहे हैं। अन्यथा लोगों की शंकाएं बढ़ती जाएगी और शंका के दायरे में सभी राजनीति के वरिष्ठ नेतागण जो इसमें शामिल है उसको देखा जाएगा शंका की नज़र से। तो दोस्तों, ये बातें रही सब वर्तमान की। हमारी ब्रह्मनाथ की जो एक अभियान शक्ति है वो ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान का विकास
और ज्ञान ही ऐसी एक शक्ति है जिसे दुनिया का हर एटम बम डरता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे एक हाथ में वेद और एक हाथ में तलवार होनी चाहिए, नहीं, हमारे दोनों हाथ, एक हाथ में वेद तो एक हाथ में गीता होनी चाहिए, और यही हमारा संस्कार है और यही भारत की संस्कृति है जो हमेशा शांति प्रिय रहती है। इस संसार में किसी जीव का नाश हम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हजारों हजारों फूल एक साथ खिले ऐसा एक माहौल बनाना चाहता है। यही ब्रह्म संस्कृति है। दोस्तों, आज़ादी के इस पर्व की शुरुआत में तिरंगा यात्रा भी निकली है, तो सारे विवादों के साथ तिरंगा यात्रा को भी विवाद में ले लिया गया है। अब इस देश में राष्ट्रध्वज भी एक विवाद का विषय होता जा रहा है, राष्ट्र प्रेम भी विवाद का विषय होता जा रहा है। पहले सिर्फ राष्ट्रगीत ही था, वंदे मातरम के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए और अभी भी कई लोग खुलेआम कहते हैं कि हम वंदे मातरम में विश्वास नहीं रखते। ये देश की आज़ादी और ये देश का संविधान कुछ इस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है कि जो जिसको चाहे ऐसी वो व्याख्या कर लेता है उसकी। यही चीज़ बहुत ही हमारे लिए चिंता का कारण है और चिंतन का भी कारण है। चिंता और चिंतन दोनों एक साथ चलता रहना चाहिए, यही ज्ञान का मार्ग खोलेगा। दोस्तों, इस देश में ऐसी संस्कृति पनपी कि जिसने कभी दुनिया में किसी संस्कृति का विरोध नहीं किया। अगर पहले आज़ादी के आंदोलन में मदरसों का बहुत हिस्सा था, राष्ट्र प्रेम था, तो फिर देश का विभाजन क्यों करना पड़ा? और अगर जो देश का विभाजन किया तो क्या भारत के लोगों को पूछकर किया था, या अपने आप जो नॉमिनेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने सब निर्णय ले लिए? ये सारी बातें जैसे जैसे हमारा आंदोलन आगे चलता जाएगा, हम ये सब जनता के सामने प्रश्न लाएंगे, और लाएंगे ही नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर उनको आंदोलित भी करेंगे कि इस देश में सच्चे बुद्धिजीवी पनपे, अच्छे पत्रकार प्रकाशन प्रगटे। ऐसा नहीं कि आज कह दिया जाता है कि हर संस्था यानी कि जुडिशरी को भी वो साथ में ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी साथ में ले, कार्यकारिणी भी ले लेते हैं, न्यायपालिका को भी ले लेते हैं और सरकार को भी ले लेते हैं। इतना ही नहीं, कई बुद्धिजीवी तो ये भी कहते हैं कि साहित्य में भी आरएसएस के लोग जुड़ गए हैं, संगीत में नरेंद्र मोदी जी के आदमी काम कर रहे हैं। ये सब बातें हास्यास्पद लगती है। ये बातें इसलिए हैं कि आप हर तरफ से देख रहे हैं कि जनता में एक नया उत्साह, एक नया अभियान और एक नई उमंग छलकने लगी है। जनता इस परिवारवादी और कुटुंबवादी राजनीति से अब अपने को दूर करना चाहती है। इसलिए आगामी जो भी चुनाव होंगे उसके नतीजे आश्चर्यजनक न हो ऐसा बन नहीं सकता। रोज रोज राजनीति बदल रही है। अब तक जो राजनीति थी वो डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पर थी। अब हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को ऐसा ही छोड़ दिया गया था, पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसा ही छोड़ दिया गया था, और ऐसी सरकारें आ गई थी कि जो अगर करप्शन में या किसी बात पे
सामने आ जाता था उसका स्कैंडल, तो फिर वो चिल्लाने लगते थे कि हमारे राज्य को केंद्र अन्याय कर रहा है। एक बड़े राजनेता ने तो वहाँ तक कह दिया कि भारत कोई सार्वभौमत्व राष्ट्र है ही नहीं, इंडिया इज अ बंच ऑफ स्टेट्स। और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। ये सारे राज्य मिलकर एक देश बनाया है। ये विचार और ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे राज्यों को अधिकार मिल जाता है कि वो जब चाहे वो केंद्र से अलग हो सकते हैं। ऐसी खतरनाक जो राजनीति इस देश में चल रही है, उनसे भी ब्रह्मनाथ को और विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, सब ब्राह्मण हम इकट्ठे हो जाए और इसको देश को बचाने के महायज्ञ में भी अपनी आहुति दें। इसके लिए हमारी आपसे नम्र अपील है कि आप ब्रह्मनाथ को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और दूसरी आपसे एक नम्र निवेदन है कि आपके शहर में या आपके गांव में ब्रह्म समाज के जो भी कुछ उत्सव हो, कुछ कार्यक्रम हो, तो उसकी हमें छोटी छोटी वीडियो भेजिए, ताकि हम ब्रह्मनाथ में उसको शामिल करके देश और दुनिया के सामने आपकी प्रवृत्तियों को रख सके। आप में ऐसी कोई प्रतिभा हो तो उनका भी परिचय हमें करवाइए, ताकि हम ब्रह्मनाथ में उसका परिचय देकर सारी दुनिया के सामने उसका व्यक्तित्व लाएं। तो दोस्तों, हमें पूरी श्रद्धा है कि आप ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो आज तो इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा करने से पहले हम आपको उस श्रृंखला में ले जाना चाहते हैं जो अभी हमने शुरू की है, वो है वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम में आज हम आपको तिरंगा यात्रा की कुछ सैर कराएंगे। तो आइए, हमारे राष्ट्र का गौरव तिरंगा को हम याद करके उसकी सफ़र में जो लोग निकले हैं उनसे भी जरा मिले। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंका झंडा मन मन गु त्रिवर्णा। इलमेंदु वन्न तोड़ी
केसरिया रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा।